अरे क्या हुआ राम बाबू जी? राम राम चिंगारी जी। राम राम। और ऐसी क्या बात हो गई जो अचानक मुझे आपने बुला लिया? कल तक की मोहलत भी नहीं दी आपने। बताता हूँ, पहले आप बैठिए, आइए। बताइए क्या हुआ? चिंगारी जी, मोहलत होती तो ज़रूर बताता, लेकिन बात ही कुछ ऐसी हो गई कि अचानक बुलाना पड़ गया। अच्छा कोई बात नहीं, बताइए क्या बात है। ये आपकी बड़ी बेटी है? हाँ, ये मेरी बड़ी बेटी अन्नू है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और ये छोटी वाली ना? जी हाँ, ये छोटी है। हाँ बताइए क्यों बुलाया आपने मुझे? चिंगारी जी, आप तो जानती है, मैंने बड़ी बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए आपसे 5 लाख से ऊपर ले चुका हूँ। अरे तो क्या हुआ बाबूराम जी, मैंने आपसे पैसे मांगे क्या? बताइए। नहीं मांगे ना? फिर पापा साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि दीदी की सरकारी नौकरी रखते ही दीदी बदल गई है। दीदी, मुझे लगता है इनके घर में कोई तगड़ी वाली वसूली चल रही है। मुझे भी ऐसे लग रहा है पहलवान। हाँ बताइए बाबूराम जी। चिंगारी जी, मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई अन्नू की पढ़ाई लिखाई पर लगा दी है। पापा, आप कोई स्पेशल नहीं हो। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतना तो करते ही है। अनु बेटा, बाप से कोई ऐसी बातें करता है क्या? दीदी आपको पता नहीं है, दीदी की सरकारी नौकरी के लिए पापा ने अपना सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया है। ओए, तू चुप कर। जब तुझे पता नहीं है तो बीच में क्यों बोल रही है? देख रही चिंगारी जी, किस तरह से बदतमीजी से बातें कर रही है ये। अरे बाबूराम जी शांत हो जाइए। वैसे भी इसकी सरकारी नौकरी लग गई है ना, फिर किस बात की टेंशन, किस बात की चिंता? चिंता तो इसी बात की है चिंगारी जी, इसे सरकारी नौकरी मिल गई है और सरकार की तरफ से रहने के लिए सरकारी फ्लैट। ये तो अच्छी बात है ना, किराया भी नहीं देना पड़ेगा, किराया बचेगा तुम्हारा। दीदी प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि दीदी उस सरकारी फ्लैट में अकेला रहना चाहती है और पापा और मैं इस किराए के मकान में। चिंगारी जी, मुझे इसके अकेले रहने में कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर ये मुझे 1 रुपया न दे तो चलेगा, हम दोनों बाप बेटे गुजारा कर लेंगे। लेकिन चिंता तो इस बात की है कि जो मैंने आपसे कर्ज ले रखा है वो मैं किस तरह चुका पाऊंगा, इसी की मुझे चिंता है। आपने जो किया है ना, वो हर कोई करता है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं किया आपने। और अब मेरा स्टेटस बदल गया है। जिन लोगों के साथ मैं उठती बैठती हूँ वो आपको मेरे साथ में देखेंगे तो क्या कहेंगे? ओए बेशरम बदतमीज लड़की, किस स्टेटस की बात करे तू? बोल ना, है क्या तेरा स्टेटस? जिस बाप की मेहनत की सीढ़ी पर चढ़ के तो इस मुकाम पे पहुंची है ना, उस सीढ़ी का हर एक पायदान कर्ज में डूबा हुआ है। और जिस कुर्सी पे बैठ के तू इतरा रही है ना, उस कुर्सी के चारों पायदान तेरे बाप की मेहनत की जमीन पे खड़े हैं, समझी? रहने दीजिए चिंगारी जी, इसकी पढ़ाई के चक्कर में मैं अपनी छोटी बेटी पर ध्यान नहीं दे पाया, इस वजह से मैं कहीं का नहीं रहा। अच्छा पापा, एक बात बताओ, कल को अगर मेरी शादी हो जाती तो तब भी क्या आप मेरी नौकरी पे और मेरी सैलरी पे नजर रखते? बेटा, कोई भी माँ बाप ना अपनी बेटियों के पैसे पर नजर नहीं रखता है, लेकिन इन्होंने तुझे पढ़ा लिखा के इस लायक इसलिए बनाया ना ताकि अपनी छोटी बहन को तो कुछ लायक बना सके, इसका ख्याल रख सके तू। दीदी, इसके स्टेटस को खतरनाक वाली हवा लग चुकी है। बेटा, ऐसे स्टेटस को जिसकी हवा लगती है ना, वो इंसान उड़ जाता है। अब तू ये बता, तू मेरे 5,35,000 रुपए कब देगी? तेरे बाप ने बता दिया ना कि मैं पैसे लेने आई हूँ, बता कब पैसे देगी तू? अरे मैं क्यों दूंगी? मैंने थोड़ी ना लिए थे जो मैं आपको पैसे वापस करूंगी। बेटा मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर, और पैसे तू ही वापस करेगा, वो भी ब्याज समेत। बता कब देगी तू? अजीब जबरदस्ती है, मैं वापस नहीं करने वाली। मैंने ना लिए ना दूंगी। तो सुन बेटा, दोनों कान खोल के सुन, जिस नौकरी के दम पे तू इतना उछल रही है ना, हवा में उड़ के हवा हवाई बन रही है, देखना वो तेरी नौकरी 2-4 दिन में कैसे फुर होती है। तू देख अब। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या करोगी तुम? तू बस 2 दिन का इंतजार कर। और बाबूराम जी, पैसे की चिंता मत करना, अब जितने कर्जे चिंगारी उतारेगी, चिंगारी। चिंगारी जी, आजकल रिश्ते इतने हल्के हो गए हैं कि एक सरकारी नौकरी रिश्तों पर भारी पड़ रही है। बाबूराम जी, अब वो समय नहीं रहा कि अपना सब कुछ लुटा के औलाद को दे दे। आजकल की औलादें ऐसी हो गई है ना कि परिवार का भविष्य बाद में सोचती है, सबसे पहले अपना खुद का सोचती हैं वो। दीदी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था आप पापा के साथ ऐसा करेंगी। पापा 3 फल लाते थे, 2 आपको देते थे और 1 मुझको। वो प्यार भूल गई आप? बेटा तू चुप रह। अनु तू बता, तू मेरे पैसे देगी या नहीं देगी? देख मैं तेरी सरकारी नौकरी के शिकार कर डालूंगी, किसी ना किसी झूठे खेल से फंसा के ना तेरी नौकरी खा जाऊंगी मैं। बता जल्दी, क्योंकि चिंगारी के मुंह से निकली कोई बात ना पत्थर की लकीर बन जाती है। देगी नहीं देगी बोल? चिंगारी जी, आप इसे कुछ मत बोलिए, मैं आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा।
अफसोस तो बस इस बात का रहेगा कि एक बड़ी बेटी के चक्कर में मैं अपनी छोटी बेटी की खुशियां नहीं खरीद पाया। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो। मैं अपने नकली स्टेटस वाली दुनिया में ये भूल गई थी कि मेरी असली जिंदगी क्या है और मेरा असली परिवार कौन है। और दीदी, आप भी प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं समझ गई कि आप मुझे क्या समझाना चाहती हो। चलिए बाबूराम जी, कम से कम मेरी बातें आपकी बेटी के दिमाग में घुसी तो सही। और बेटा देख, मैंने तेरी आंखों से ना दौलत का पट्टा उतारने आई थी सिर्फ मैं, समझी? अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है और छोटी की भी पढ़ाई मैं कराऊंगी, वो भी मेरी तरह सरकारी नौकरी करेगी। अब आपको इस किराए के मकान में रहने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ रहोगे पापा, मेरे साथ रहोगे। अकेले तू उस घर का खर्चा चला सकती है ना? हाँ दीदी। उधर तो दीदी क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ है। दीदी ये स्कूटी ये बेहतरीन रोड में चलने लायक नहीं रही अब। पेट्रोल खत्म हो गया है इसका। तुझे पेट्रोल तो चेक करना होता नहीं है। चल अब धक्का मार। दीदी पेट्रोल पंप तो बहुत दूर है अभी। तो क्या करेगा बता? लेके चलनी है नहीं स्कूटी, धक्का मार अब। सुनना, हाँ यार, तेरे पास सिगरेट है क्या? दीदी 2 ही तो बची थी कल रात, एक आपने पी ली एक मैंने पी ली, अब नया पैकेट खरीदना पड़ेगा। चल ठीक है, वो तो ले लेंगे। आज ना मेरा बियर पीने का बहुत मन है। पर पियेंगे कहाँ दीदी? अपने घर पे, और कहाँ? पापा ने देख लिया तो? पापा आज तक कमरे में आए हैं क्या? हाँ ये भी है। पर दीदी फीस में से 500 रुपए कम हो गए। क्यों? 500 रुपए किस चीज में कम हो गए? 200 रुपए की सिगरेट, 200 रुपए के मोमोज और बर्गर, 100 रुपए की आइसक्रीम। अच्छा, कोई बात नहीं, पापा से 1000 रुपए मांग लेंगे। 1000 रुपए क्यों? 500 ही तो कम है। अरे बुद्धू, शाम को बियर नहीं पियेंगे क्या 500 रुपए की? अच्छा हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। ओए सुन, जी कहिए। तुम लोग ये जो बकवास करते आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने माँ बाप को धोखा देते हुए? अरे दीदी छोड़ो ना, फालतू के वसूल में हमें क्या करना? कोई खा रहा कोई पी रहा, हमसे क्या मतलब? अरे नहीं पहलवान, ऐसे कैसे? माँ बाप इनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं और ये लोग बच्चे ऐसे काम करेंगे? बोलो। अरे तुम्हें इससे क्या? हम हमारी लाइफ में कुछ भी करें, तुम अपना काम करो ना। चल नोनी। ओए सुनो सुनो। अरे दीदी जाने दो ना, हमसे क्या मतलब, जाने दो। अरे ऐसे कैसे जान दो पहलवान? दुनिया तो बोलती है लड़का लड़की में फर्क नहीं करना चाहिए, और यहाँ के देखो लड़कियाँ लड़कों से भी आगे निकल रही हैं। पता नहीं समाज को हो क्या गया है। दीदी गुस्सा मत करो, किसी किसी सुधारो को। चलो चलते हैं, तेल डलवाते हैं गाड़ी में। चल। अरे राम राम चिंगारी दीदी। अरे राम राम तिवारी जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। अभी तक ड्यूटी पे नहीं गए? दीदी मालिक को आज कहीं काम नहीं था और गाड़ी में कुछ काम करवाना था, इस वजह से आज नाइट ड्यूटी लगेगी। अच्छी बात है। और घर परिवार में सब ठीक है ना? बस दीदी आपका आशीर्वाद है। बड़ी लड़की फाइनल में चल रही है, अभी फाइनल पास करते साथ थोड़ा काम काज करेगी तो हमारा कुछ गुजारा बसारा हो जाएगा और वो कुछ पैसे का इंतजाम भी हो जाया करेगा। चलो अच्छी बात है। अरे बेटी ने ऐसे ही, कम से कम बेटियां तो हैं आपकी। आजकल बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। हाथ बटाएंगे तभी तो उनकी शादी अच्छे से हो पाएगी। जी जी जी, बस आपका आशीर्वाद है। हमेशा रहेगा। जी जी। चलती हूँ, चल बैठ। अच्छा। अरे दीदी देखिए, दोनों लड़कियां आ रही हैं, हम आए हैं तो उनको आशीर्वाद भी देती जाइए। नमस्ते पापा। नमस्ते बेटा, आ गए तुम? हाँ पापा, आप गए नहीं? हाँ आज शाम को जाऊंगा, आज मेरी नाइट ड्यूटी है। ये आप ही की बेटी है? हाँ मेरी बेटी है, बड़ी होनहार है, पढ़ाई के अलावा तो किसी और ध्यान नहीं देती है। अरे चिंता मत करो, तुम लोगों के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया तिवारी जी को। कुछ नहीं बताया मतलब? अरे तिवारी जी, आप इनका बैग चेक कर लो, पता चल जाए कितने होनहार है ये। हाँ हाँ बाइक चेक कर लो। खैर छोड़ो, पहलवान जरा बैग लेके आ। तो ठीक है। अरे मेरे बैग क्यों ले रहे हो? पहलवान बैग खोल। ये देखो तिवारी जी, ये लो, और ये भी लो। ये क्या है? हैं?
क्या है ये? इसीलिए तुम्हें लिखाया पढ़ाया ये करने के लिए? अरे तिवारी जी, आपके दिए हुए फीस के पैसे से ना ये लोग बियर और सिगरेट पीती हैं और पता नहीं क्या करती होंगी। पापा प्लीज माफ कर दो हमें, आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ पापा, माफ कर दो हमें। अब माफी मांगने से क्या फायदा बेटा? जब किसी बाप का विश्वास टूटता है ना तो ऐसे ही चिल्लाता है ये। चिंगारी जी, मैंने इनको वो चीजें ला के दी जो इन्होंने मुंह से बोला। आज को इन्होंने ये सिला दिया मेरे इस प्यार का। अरे तिवारी जी, ज्यादा लाड प्यार भी खतरनाक होता है। माँ बाप बिना पूछे बिना कुछ जाने बच्चों की हर फरमाइशें पूरी कर देते हैं तो बच्चे तो बिगड़ेंगे ही ना। ये सब काम करेंगे फिर ये। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, और इसमें ना छोटी की कोई गलती नहीं है। छोटी ने मेरी चोरी पकड़ ली थी, इसलिए मैंने छोटी को भी अपने साथ इस रास्ते पे लगा दिया। प्लीज पापा मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। नहीं पापा, गलती हम दोनों की है, हम दोनों को माफ कर दो। सॉरी पापा। एक टाइम का खाना खाता था जिससे कि तुम 3 टाइम का खाना खा सको, और ये सिला दिया तुमने मेरे प्यार का है? पापा प्लीज हमें माफ कर दो, आज के बाद कभी हमसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हाँ पापा, माफ कर दो। बेटा, आज के बाद से ऐसी कोई गलती मत करना जिससे तुम्हारा पिता ना समाज में मुंह ना दिखा पाए। और तिवारी जी, पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए। अगर आज के बाद तुमने दोबारा से ऐसा काम किया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। नहीं पापा, आज के बाद हम कभी कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। चल पहला। चिंगारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो धन्य हो गई कि आप मेरे घर आए। अरे मानवी जी, आपने इतने आदर सत्कार से मुझे बुलाया था, कैसे नहीं आती मैं? हाँ मैडम, आज दीदी को टाइम मिला तो आज आ गए। उसे आपके पति का? अरे भैया उनका तो पूछो ही मत, उनका एक पैर जमीन में तो एक पैर हमेशा फ्लाइट में ही रहते हैं। इस देश से उस देश हमेशा घूमते ही रहते हैं। अब मुश्किल से महीने में 2 दिन आते हैं घर पे। मुकेश, मुकेश, मेहमान आए हुए हैं घर पे, अभी तक पानी नहीं लाके दिया। अभी भिजवाता हूं मालकिन। और एक अच्छी सी चाय भी ले आना। अभी लाया मालकिन। अरे मानवी जी, घर में काम करने वाले भी इंसान होते हैं, थोड़ा प्यार से बात करिए। अरे चिंगारी जी, आप नहीं जानते इन नौकरों को। ये नौकरों को जरा सी ढील क्या दी, ये ना सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं, काम चोर कहीं के। अच्छा सुन, तो रोज यही कपड़े पहन के आ जाती है, तेरे पास और कोई कपड़े नहीं है क्या? स्मेल कर रहे हैं तेरे कपड़े। मानवी जी, आपको गरीबों से नफरत है क्या? अरे नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मुकेश, तेरी अभी तक चाय नहीं बनी क्या? खिचड़ी बना दी है क्या तूने अलादीन की? पता नहीं खाना कब बनाएगा। लीजिए मालकिन चाय, बस खाना भी आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। मैं तुम दोनों बाप बेटी को ना नौकरी से निकाल दूंगी। सुबह से 3 लोगों का खाना नहीं बना तुमसे। मैडम जी, वो सब्जी लेने चले गए थे, इस वजह से लाने में देर हो गई। मैंने तो सुबह 1000 रुपए दिए थे ना, कितने की सब्जी लेके आए? मैडम 950 रुपए की सब्जी आई थी। 950 रुपए की? इतनी महंगी सब्जी? मैडम जी, जो पहले 1 किलो की मिलती थी सब्जी, वो आज को 250 ग्राम की मिलती है बस। अच्छा अच्छा ठीक है, बाकी के 50 रुपए का है? मैडम जी, वो भावना के पेट में दर्द हो गया था तो उसे डॉक्टर के पास ले गया था, 50 रुपए वहाँ खत्म हो गए। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे पैसे खर्च करने की? और वो मर थोड़ी ना गई थी। देखा चिंगारी जी, ये नौकर लोग ना ऐसे ही होते हैं, 10 20 50 रुपए को तो कुछ मानते ही नहीं है, अपनी जेब में सटा लेते हैं ये। अब मेरे खड़ा खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाना यहाँ से, चोर कहीं के। मैडम जी, चोर मत कहिए, गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं है। आप मेरी तनख्वाह में से काट लेना। तो कौड़ी के नौकर, तू मुझसे जमा लड़ाएगा? मुझसे? हाँ? पापा, पापा, क्या हुआ पापा? क्या हुआ? मैडम ने मारा क्या? हाँ, गरीबी में सच बोलने का इनाम मिला।
ऐसे कीमती इनाम हमें कब तक मिलते रहेंगे? जब तक गरीबी हम पे मेहरबान रहेगी तब तक। पहलवान चल यहाँ से, यहाँ का खाना खाना दूर, यहाँ तो सांस लेने में घुटन हो रही है मुझे। चल। अरे चिंगारी जी, आप कहाँ चली? ये नौकर लोग तो यही भाषा समझते हैं। जिस दिन भगवान अपनी भाषा समझाने पा गया ना, गली गली कटोरा लेके भीख मांगेगी, लेकिन तुझे कोई भीख भी नहीं देगा। अपनी दौलत का इतना भी घमंड मत कर कि गरीबों की आह को जमीन में धंसा दे। मुकेश जी, कोई जरूरत नहीं आपको यहाँ काम करने की, चलिए आप मेरे साथ। चिंगारी जी, मजबूरियों की बेड़ियों ने हम गरीबों को गाली सुनने के लिए बांध रखा, नहीं तो इतना जलील कौन होना चाहेगा। खुद ही देख लो चिंगारी दीदी, ये लोग गरीबों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्या गरीब इंसान नहीं है? बेटा, जिन लोगों को नई नई अमीरी मिलती है ना, तो अपनी अमीरी दिखाने के लिए गरीबों का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। यहाँ तो हमें खाना खाने को बुलाया था, वो आ रहे यहाँ 50-50 रुपए का हिसाब ले रही हो, वो आ रहे तुम्हारी नकली अमीरी। और मुकेश जी, चलिए आप मेरे साथ, मैं आपकी नौकरी लगवाऊंगी, वो भी अच्छी सैलरी मिलेगी आपको। और बेटा, आपको आज से कोई काम करने की जरूरत नहीं, आप पढ़ाई करोगी और आपका पूरा खर्चा ये चिंगारी उठाएगी, समझे? चलिए आप मेरे साथ, क्योंकि मुझे यहाँ सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और सुन बेटा, जिस दिन तुझे कोई नौकर नहीं मिलेगा ना, जब तुझे खुद झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करना पड़ेगा, तब तुझे नौकरों की अहमियत का पता चलेगा, समझे? चल पहलवान, चलिए मुकेश जी। यार प्राची, माँ नहीं आई आज अभी तक। इतनी चिंता है तो क्यों करवाते हो नौकरी? छुड़वा दो ना। अरे तो पागल है क्या? सरकारी नौकरी है वो, 1.25 लाख रुपए महीने की सैलरी आती है। और वैसे भी माँ के तो 3 साल बाद रिटायरमेंट है, उसके बाद तो पेंशन अपने पास ही आएगी ना। अरे क्यों चिंता कर रहे हो? आ जाएंगी वो, बच्ची थोड़ी ना है। वैसे भी 10 साढ़े 10 तक आ ही जाती हैं। अरे यार 11:30 बज चुके हैं, यही तो टेंशन हो रही है मुझे। अरे यार तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे मेरे सीरियल देखने दो। और हाँ, इतना ही दर्द है ना तो कर लो खुद नौकरी, छुड़वा दो उनकी जॉब। अरे यार मुझे कौन देगा नौकरी? और अगर दे भी देगा तो ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार रुपये सैलरी मिलेगी। अब 20-25 हजार रुपये में तो मैनेज कर पाएगी? नहीं ना। और माँ की तो मोटी सैलरी आती है यार, और पेंशन भी मोटी आएगी। हाँ हाँ, तुम्हारे ही तो मुझे, दिन भर घर में रहो, मुझे परेशान करते रहो, माँ से जॉब करवाओ। चिंगारी किन्नर? अच्छा, तो किन्नरों से भी फ्रेंडशिप चलने लगी आजकल? तो बावली है क्या? क्या बोल रही है यार? अरे फिर से? अरे उठा लो, तड़प रही होगी रात में तुम्हारे लिए। यार तू पागल वागल है क्या कुछ? यहाँ वैसे ही दिमाग खराब हो रखा है। मैं स्विच ऑफ कर दूं इसको? ले। अरे अब मेरे पास आ गया। अच्छा, अब मैं बोलूं कुछ? चुप रहो। कौन है ये? हमारा नंबर इसके पास कैसे आया? तो एक बार इससे बात करके देखता हूँ। हाँ, कट गया, मैं खुद करती हूँ। हाँ। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं स्विच ऑफ। अभी स्विच ऑफ है। मुझे लगता है साला कोई हमारे साथ ना प्रैंक कर रहा है। हाँ हो सकता है। खैर छोड़, तूने माँ के लिए खाना बना के रखा है ना? बनाया तो था, लेकिन वो हम दोनों ने खा लिया। और वैसे भी माँ जी जब भी लेट आती है अपना खाना लेकर आती हैं। आइए माँ जी, आइए आइए। माँ? अरे क्या हुआ माँ को? तो तुम इनके बेटे हो? हाँ। और ये मैडम इनकी बहू? जी। अरे क्या हो गया इनको? बैठिए माँ जी, जल्दी से पानी लेके आइए। पानी पानी लेके आ। बीच सड़क पे ये बेहोशी का हालत मिली मुझे, और इनका फोन भी स्विच ऑफ था। इनसे नंबर पूछा तो आपका और आपकी बीवी का नंबर बताया। मैंने कितनी बार फोन किया, लेकिन आप दोनों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और ऐसी हालत में हम इनको छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए ऑटो करके लेके आए हैं। पानी जल्दी लाओ। माँ जी पानी। माँ पीछे पानी। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, हम दोनों बहुत घबरा गए थे। तुम दोनों को देख के तो लग रहा है कि तुम लोग कितने घबरा गए होगे। अरे तुम दोनों को मैंने कितने कॉल नहीं किए, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं रिसीव नहीं किया। इन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता, मैं आऊं चाहे ना आऊं, एक फोन तक करके नहीं पूछते कि माँ तुम कब आओगी। इन्हें आपकी फिक्र नहीं होगी, लेकिन आपकी सैलरी पूरी नजर होगी। वैसे माँ जी क्या काम करती हैं आप, जो इतनी रात तो घर आ रही थी? मैं रेलवे में जॉब करती हूँ। 1 तारीख को जैसे ही तनख्वाह आती है
ये मुझसे ले लेते हैं। मैं तो बस इनके लिए एटीएम मशीन बन के रह गई हूँ। अरे बेशर्मो, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। कब तक इनका खून नहीं छोड़ के इनके पैसे पे ऐश करते रहोगे, नालायको। अरे वो तो शुक्र मनाओ कि हम दोनों रास्ते से गुजर रहे थे और इनकी हालत हमने देखी। कोई बस या ट्रक वाला इनको रौंद के चला जाता, फिर क्या करते तुम लोग, बोलो। चिंगारी जी, मेरे मरने से इन लोगों को कोई दुख नहीं होता। अरे उल्टा तो इनकी चांदी हो जाती। मेरी सैलरी, मेरा बीमा क्लेम, मेरा फंड सब इनको मिल जाता। इन्हें क्या दुख होता मेरे मरने का। ऐसा तो मत बोलो माँ। माँ जी प्लीज ऐसे मत बोलिए, मैं इनको भेजने ही वाली थी आपको देखने के लिए। अरे नालायको, चुप रहो। कितना झूठ बोलोगे। अरे तुम लोगों ने इतना भी जानने की कोशिश नहीं की कि एक नंबर से बार बार दोनों के नंबर पे फोन आ रहा है। कम से कम उठा के बात तो कर ले। वो तो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, नहीं तो तुम दोनों का फोन पे उतार दी होती मैं। दीदी हमने सोचा कि वो प्रैंक कॉल है। हाँ दीदी, हमें ऐसा ही लगा, इसलिए हमने कॉल रिसीव नहीं की। अरे नालायको, कभी सोचा तुम लोगों ने, जब बच्चा छोटा होता है ना तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं जब वो समय पे घर पे नहीं पहुंचता। लेकिन वही जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना और माँ बाप थोड़ी देर के लिए अगर बाहर निकल जाते हैं तो उसके शक्ल में परेशानी नहीं दिखती। बच्चा तो अपनी मौज मस्ती में रहता है। ये मत भूलो, ये तुम्हारा आने वाला कल है। कल को तुम इसी पड़ाव में आओगे और तुम्हारा बच्चा भी अगर तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा ना तो तुम लोग अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, समझे। और माँ की कद्र करना सीखो। जिसकी माँ नहीं है ना उससे पूछना कि माँ की कद्र क्या होती है, माँ की वैल्यू क्या होती है, माँ की प्रेजेंस क्या होती है लाइफ में। लेकिन तुम्हारी जब माँ है ना तो माँ की कद्र ना समय पे कर लो। कल को ये माँ नहीं रहेगी ना तो तुम लोग अपना सर पीटते रहोगे, लेकिन माँ ये कभी वापस नहीं आएगी, समझे इस बात को। हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आप हमारी माँ को घर तक ले आए। और हाँ दीदी, आज के बाद किसी भी अननोन नंबर से कॉल आएगा ना तो हम लोग ज़रूर रिसीव करेंगे। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी और हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। अपनी माँ की सेवा करो और कुछ दिनों तक ना इनको ड्यूटी जाने से मना करो, समझे। और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ इनको, ठीक है माँ जी। अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। नमस्ते। चल पहलवान। और हाँ, कल मैं आऊंगी, याद रखना। चिंगारी जी, आपके लिए कुछ और लाऊं? अरे नहीं राधा जी, पेट बिल्कुल फुल हो गया। और ये तो कहने को पहलवान है, पहलवान वाले कोई गुण नहीं है इसमें। तो फिर एक एक कप कॉफी हो जाए। हाँ कॉफी चलेगी, हाँ। लेकिन थोड़ी चीनी कम। माँ जी मेरी वाली कॉफी में ना थोड़ा चीनी ज़्यादा डाल देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माँ जी, आपके बेटे बहू नजर नहीं आ रहे। चिंगारी जी, आपके आशीर्वाद से ना मेरी बहू की गोद भर गई, इसलिए मैंने उनको ना वैष्णो देवी दर्शन के लिए भेजा है। बस आते ही होंगे। लो आ गए वो। नमस्ते मम्मी। आ गए आप दोनों। माता रानी के दर्शन अच्छे से हुए ना? हाँ माँ, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। ये किन्नर को घर पे क्यों बिठाया हुआ है और खाना भी खिलाया हुआ है? खाना खिला दिया ठीक है, लेकिन ये बर्तन अलग कर देना, इनमें खाना नहीं खाएंगे हम। कैसी बातें कर रहा है रितेश? ये वही चिंगारी जी हैं जिनके ताबीज से ना मेरी बहू की गोद भरी है। खुश है बेटा, सदा से। ये तान्या तो पागल हो गई है क्या? तू भी माँ की तरह किसी के भी पैरों में अपना नाक रगड़ने लगती है। ये आप क्या बोल रही हो? क्या हो गया आपको? रितेश, माफी मांग चिंगारी जी से। अरे राधा जी, कोई बात नहीं, बच्चा बुद्धि है ना, बोल दिया तो क्या हो गया। और वैसे भी हमें ये सब सुनने की आदत है। नहीं नहीं चिंगारी जी, जब सारे डॉक्टरों की तरफ से हार मान चुकी थी तब मैं आपकी शरण में आई थी और गुहार लगाई थी कि मेरी बहू की गोद भर जाए। तब आपने बिना सोचे समझे ताबीज बनाया, पानी पड़ के दिया, तब कहीं जाके मेरी बहू की गोद भरी। तो मैं आपका अपमान कैसे सहन कर सकती है चिंगारी जी? माँ कैसी बेकार बातें कर रही हो तुम। मतलब ये डॉक्टर, दवाइयाँ, मेडिकल सब एकदम बेकार है, ये अंधविश्वास सब कुछ है। साइंस कहां से कहां पहुंच चुका है और तुम कहां अभी इन अंधविश्वासों में फंसी हुई हो। ठीक है राधा जी, अब चलते हैं हम। खाना बहुत टेस्टी बनाया था आपने, थैंक यू। चल पहलवा। हाँ दीदी, माँ जी ने खाना खिलाया, बेटे ने आज मेरे को चूरन दे दिया। एक मिनट चिंगारी जी। रितेश, ये क्या उल्टा सीधा बोले जा रहा है तू? माफी मांग चिंगारी जी से।
हाँ रितेश, मम्मी जी ठीक बोल रही हैं। क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो आप? माफी मांगिए प्लीज। ए यार तुम दोनों ना पागल हो गए हो। और माँ, तुम ये किसी को भी घर में बिठा लोगे क्या? हाँ ठीक है, उन्होंने ताबीज दिया था बना के, 100-200 रुपए दे के रफा दफा करते, घर में बिठा लोगे? बेटा, मेरा नाम चिंगारी है और चिंगारी इतना सहती नहीं है। वो तो तुम लोग माता रानी के दर्शन करके आए हो ना, इसलिए मैं चुप हूं। और माता रानी करे तुम्हारे घर में एक सुंदर सा बच्चा हो। मेरा आशीर्वाद है तुम लोगों के ऊपर। चिंगारी जी, ये वैष्णो देवी गया था दर्शन करने के लिए, लगता है अपनी अक्ल और दिमाग वहीं छोड़ के आया है। अरे घर आए मेहमान की कोई ऐसी बेइज्जती करता है क्या? अरे तो आपके मेहमान हैं, आपने बुलाया है, मैंने थोड़ा ही बुलाया इनको। और मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। क्या कहा? नफरत है तुझे? हाँ, नफरत है तुझे ऐसे लोगों से? अरे बेशरम, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने मेरे मेहमान की बेइज्जती करे? अरे जिनकी वजह से तू बाप बनने वाला है तो उनकी बेइज्जती कर रहा है? अरे शर्म कर थोड़ी सी। रितेश चुप हो जाओ प्लीज। तुम पागल हो गई हो क्या? घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसे बात करता है? प्लीज रितेश माफी मांगो। अरे नहीं बेटा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और रितेश बेटा, मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आई थी। तुम्हारी माता जी ने मुझे खाने पे निमंत्रण दिया था, अपने हाथों से इतना स्वादिष्ट खाना बनाई और मुझे खिलाया। बस उनकी प्यार की वो डोर ना मुझे यहाँ खींच लेके आ गई। चलो दीदी यहाँ से चलते हैं। नहीं पहलवान, रुक। रितेश बेटा, हम किन्नरों को ना बचपन से बेइज्जती सुनने की आदत है। लोगों के ताने सुन सुन के तो हम इतने बड़े हुए हैं। हम किन्नरों को भगवान भोलेनाथ का अर्धनारेश्वर रूप बोलते हैं, जिनके अंदर भगवान भोलेनाथ भी वास करते हैं और माता पार्वती भी। जब भगवान भोलेनाथ का रूप आता है ना, तो हमारे गुस्से को कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी संभाल नहीं सकता बेटा। लेकिन जब माता पार्वती का वास होता है ना, तो हमारे अंदर भी ममता जाग उठती है, ममता। इसलिए हम लोग आप जैसे लोगों की बातें सुन के चुप होके निकल जाते हैं। लेकिन आज चिंगारी किन्नर आप लोगों को आशीर्वाद दे रही है कि हमेशा खुश रहो आप लोगों के घर में ना किसी भी चीज की कमी ना हो। चल पहलवान। अरे तेरी अकल पे अभी भी पत्थर पड़े हैं, माफी मांग चिंगारी जी से। अरे तेरे जहरीले तीर के ताने सुनकर भी ना तेरी खुशहाल जिंदगी की दुआएं मांग रही है। अरे राधा जी, कोई बात नहीं। कुछ बच्चे ना बचपन से जिद्दी होते हैं, उनमें से ये भी एक है। लेकिन फिर भी चिंगारी आशीर्वाद दे रही है कि हमेशा खुश रहो बच्चों, आगे बढ़ो। चल पहलवान। नहीं दीदी, रुक जाइए, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप सच में देवी हैं दीदी, आप धन्य हैं। आपका कद तो आसमान से भी ऊंचा है और आपकी सहन शक्ति की गहराई सागर से भी गहरी है। मुझे माफ कर दीजिए। रितेश बेटा, मैंने तेरी बातों को कुछ भी बुरा नहीं माना, खड़ा हो जा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर बोलूंगी कि घर के बड़े बुजुर्ग कुछ बात बोले और समझाए ना, तो उसको सुनना समझना चाहिए। और वैसे भी मुझे आदत है ये सब सुनने की। बस चिंगारी का आशीर्वाद है तुम लोगों के साथ कि हमेशा खुश रहो, तुम्हारे जीवन में किसी भी चीज की कमी ना हो। चल पहलवान। ठहरिए दीदी, हम माता रानी के दरबार से आए हैं, माता रानी का प्रसाद तो खा कर जाइए। हाँ दीदी, प्रसाद जरूर लेकर जाइए। अरे प्रसाद के लिए तो दुश्मनी मना नहीं करता। हाँ, वैसे भी ये तो मेरा घर है। ला बेटा, लेके आ। भैया अब तो नहीं बर्तन अलग करोगे? अरे भैया, अब तुमसे भी माफी मांग लेता हूँ, ऐसा तो मत बोलो। पहलवान, तुझे पता है कि आज मेरा सोमवार का व्रत है? आज पहली बार थोड़ी ना, हर सोमवार को तो दीदी रखती हो व्रत। अरे मैं भगवान भोलेनाथ के इसलिए व्रत रखती ना, ताकि भगवान भोलेनाथ मेरे गुस्से को खत्म कर दे, या फिर थोड़ा बहुत तो कम कर ही दें। भोले बाबा अगर गुस्सा शांत कर देंगे तो शनि देव चढ़ जाएंगे। अच्छा, मजाक करता है तू। चल, पूजा का समय हो रहा है। ओए हेलो, कहाँ जा रही हो मुंह उठा के? नीचे उतरो। अरे भगवान भोलेनाथ की पूजा करने जा रही हूँ, लेकिन मना क्यों कर रहे हो आप? परेशानी है, पूजा करनी है तो मंदिर के बाहर बैठकर करो, तुम अंदर नहीं जा सकती। लेकिन क्यों नहीं जा सकती? आज तक तो किसी ने रोका नहीं मुझे मंदिर जाने से। हाँ तो अब रोक रहे हैं ना, और आज के बाद तुम इस मंदिर में नहीं जा सकती, तुम्हारा प्रवेश बंद है। लेकिन ये तो बताओ, मंदिर में जाना हमारा क्यों बंद हो गया? हाँ हाँ बताओ, क्यों बंद हुआ हमारा जाना मंदिर में? वो इसलिए क्योंकि मंदिर में अधूरे लोग नहीं जा सकते, भगवान जी का अपमान होता है। आई समझ में बात? बहन, मुझे अधूरा बनाने वाले भगवान ही तो है, मैं खुद अधूरी नहीं बनी हूँ।
और आप लोग कौन होते हैं मुझे मंदिर में जाने से रोकने के लिए? देखो, मेरा नाम सुनील है और ये मेरी वाइफ बिंदिया है और इस सोसाइटी का प्रधान मुझे बनाया गया है, तो हमारे ही नियम चलेंगे। हाँ, और अब इस सोसाइटी के नियम बदल चुके हैं। केवल सोसाइटी के मेंबर इस मंदिर में जा सकते हैं, तुम जैसे अरे गरे नहीं। हाँ, तो तुम्हारी भलाई इसी में है। अगर तुम्हें पूजा करनी है तो मंदिर के बाहर करो या अपने घर जाके करो। भाई साहब, भगवान के मंदिर में कब से भेदभाव शुरू हो गया, बताएंगे आप मुझे? तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही क्या? जब तुम्हें बता दिया है कि ये मंदिर सोसाइटी का है, यहाँ सिर्फ सोसाइटी वाले ही पूजा करेंगे, तो तुम मान क्यों नहीं रही हो? भाई साहब, भगवान की बनाई हुई रचना पे सभी का बराबर अधिकार है, चाहे वो हवा हो, पानी हो या फिर सूर्य किरणें। अपनी नफरतों को सरहदों मत बांटो। अरे तालाब खोदने वाले इंसान को ये पता नहीं होता कि उसके तालाब में पशु पानी पिएगा, पक्षी पिएगा या फिर मनुष्य। अरे ऊंच नीच, नर नारी, किन्नरों में भेदभाव मत पालो, वरना प्रलय आ जाएगी, प्रलय। दीदी यहाँ से चलते हैं, ये लोग तो भगवान में भी कब्जा कर लिया है। अरे नहीं पहलवान, आज से पहले किसी ने मुझे यहाँ पूजा करने से मना नहीं किया, और ये कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? देखो, सोसाइटी मीटिंग में यही तय हुआ था कि इस मंदिर में सिर्फ सोसाइटी मेंबर ही पूजा कर सकते हैं, कोई किन्नर या आउटसाइडर नहीं। तो आपकी भलाई इसी में है, या तो आप बाहर बैठ के पूजा कर लो या अपने घर जाओ। ठीक है भाई साहब, जैसे भगवान भोलेनाथ की मर्जी। नहीं आऊंगे अब से, अब मैं आप लोगों के कब्जे वाले मंदिर में। जय भोलेनाथ। चल पहलवान। एक मिनट ड्राइवर, ये तो चिंगारी जी हैं। चिंगारी जी। रचना जी, ये क्या कर रही हैं आप? आपका भागीदारी मत बनाइए मुझे। अरे, ये तो रचना मैडम है। ये हमारी सोसाइटी में क्या करने आई है आज? लगता है यहाँ भी कोई प्रॉपर्टी खरीद ली। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ये स्किनर के पैर क्यों छू रही हैं? हाँ यार। नहीं नहीं चिंगारी जी, आप तो मेरे लिए ना भगवान से कम नहीं है। मुझे आज भी वो 5 साल पहले वाली बात याद है। मैं कुछ भी नहीं थी और आज आपके आशीर्वाद से मैं इतनी सारी कंपनियों की मालकिन हूँ। तो आप तो मुझे पैर छू लेने दीजिए। अरे रचना जी, ये सब आपने जो भी हासिल किया है ना, अपने अच्छे विचार, अपने अच्छे कर्मों की वजह से। मैं तो सिर्फ एक साधारण से किन्नर हूँ और कुछ भी नहीं। चलो देखते हैं। हाँ। चिंगारी जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप अपनी तारीफ भी नहीं करने देती हैं। अरे रचना जी, नमस्कार। नमस्कार। भाई, हमारी सोसाइटी के तो भाग्य खुल गए आज जो आप पधारे। कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी आपने यहाँ भी? वो सब तो ठीक है, पर आप इस किन्नर के पांव क्यों छू रही हैं? जानती हैं क्या आप इनको? सुनील जी, जो इनको जान गया उनका कल्याण हो गया। आज जो कुछ भी हूं ना, मैं इनके आशीर्वाद की वजह से हूँ। आज सोमवार है, भोलेनाथ जी की पूजा करके आ रही हैं? आई तो थी पूजा करने, लेकिन पूजा किए बिना ही जा रही हूँ। क्यों? पूजा किए बिना क्यों जा रही हैं आप? वो क्या है ना कि मैं मंदिर के अंदर जाने लायक नहीं हूँ। ये किसने कहा आपसे कि आप मंदिर में जाने के लायक नहीं है? अगर आप मंदिर में जाने के लायक नहीं है तो इस दुनिया का कोई भी इंसान ना इस लायक नहीं है कि वो मंदिर में जा सके। रचना जी, ये भाई साहब और बहन जी ने बोला कि अधूरे इंसानों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, तो बताइए कैसे जा सकती हूँ मैं? सुनील जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई इनको रोकने की? मैम, एक्चुअली वो सोसाइटी की मीटिंग में तय हुआ था कि चुप! अगर मैं चाहूँ ना, खड़े खड़े इस सोसाइटी को खरीद सकती हूँ। और आप होते कौन है ये बोलने वाले कि कौन मंदिर में जाएगा और कौन नहीं जाएगा? सॉरी बोलो। सॉरी मैडम। तुम लोग इतने बड़े हो गए हो, ये फैसला करोगे कि मंदिर के अंदर कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा? अरे चिंगारी जी कोई मामूली हस्ती नहीं है। इनके आशीर्वाद से ना रेगिस्तान भी हरा भरा हो जाता है और इनकी बद्दुआओं में वो तासीर है कि समुंदर भी सूख जाए। रचना जी, सॉरी, हमें माफ कर दो। और चिंगारी जी, आप भी हमें माफ कर दीजिए। चिंगारी जी, हम अपने किए पे शर्मिंदा हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए और आप पूजा कर लीजिए। सुनील जी, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अहंकार के पेड़ों पे नफरतों के फल लगते हैं। अरे हम किन्नरों गुजारे समाज से चलता है, हम इस समाज से कितना प्यार करते हैं, और आप लोग समाज के लोग हम किन्नरों को इस तरीके से दरकिनार करेंगे तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? आगे से किसी भी किन्नर का अपमान मत करिएगा, क्योंकि हम किन्नरों के दुआओं में भी उतना ही असर होता है
जितना बद्दुआओं में। ठीक है? चिंगारी जी, इनको माफ कर दीजिए, बच्चे हैं, नादानी में भूल गए। आप जाइए, पूजा कर लीजिए, मैं आपका यहीं इंतजार करूंगी और आपके साथ आपके घर चलूंगी चाय पीने के लिए। ठीक है रचना जी, मैं पूजा करके आती हूँ। चल पहलवान। पहलवान, हाँ दीदी। इस बार की सर्दी ने तो आतंक मचा रखा है। हाँ दीदी, इतना पहन रखे हैं फिर भी ठंडी लग रही है। बेटा तेरा नाम पहलवान रखा है मैंने, लेकिन तू पहलवान है नहीं। तेरे को कितनी बार बोलती हूँ स्वेटर जैकेट पहन के रहे, लेकिन नहीं, तो स्टाइल मारना है ना। पता नहीं। पहलवान, हाँ दीदी। इस औरत को देखना, ठंड में कैसे ठिठुर रही है। हाँ दीदी, और गर्म कपड़े भी तो नहीं पहन रखा और पानी में काम कर रही है। चल तो चलते हैं, अगर उसके पास कपड़े नहीं होंगे तो कपड़े दिला देंगे उसको। चल तो। अरे माँ जी, आप ठंड में कितनी कांप रही हैं, ऊपर से पानी ये काम कर रही हैं। कोई स्वेटर जैकेट पहन लिया होता आपने। पहलवान, जा जाके मोटर बंद करके आ तो। अब इसको दीजिए। क्या करूं बेटा, काफी दिन से अपने बेटे को बोल रही हूँ एक स्वेटर ला दे, या तो उनके पास टाइम नहीं है या वो मेरे लिए स्वेटर लाना नहीं चाहता। अरे माँ जी, 2 घंटे हो गए हैं, आपसे अब तक पौधों में पानी नहीं डाला गया। मैंने कपड़े धो दिए, वो सुखा दीजिए। सुखा दूंगी बेटा, चाय पीने के बाद। चाय पी के? माँ जी, आप ना धीरे धीरे कामचोर होती जा रही हैं। और ये कौन नमूना है, किससे बात कर रही हैं आप? बेटा मैंने नहीं बुलाया, ये मुझे इस हालत में देख के खुद चली आई। हालत को? क्या हो गया आपकी हालत को? इतनी भली चंगी तो है आप, क्या हो गया? ओए नागफनी की औलाद, खुद तो तूने इतने कपड़े पहने हुए और इनको बिना कपड़े के पानी का काम करवा रही है। अरे थोड़ी सी शर्म होती ना तो इनको भी गर्म कपड़े दे देती तू, समझी? क्या हो गया, तू शोर मचा रखा है? देखिए ना, आपकी परम पूज्य माता जी ने हमारी इज्जत का फालूदा बना रखा है, और वो भी उसके सामने जो ना 3 में है और ना 13 में। अरे भाई क्या लेने आए हो यहाँ? ना तो यहाँ किसी की शादी हुई है और ना ही कोई बेटा पैदा हुआ है, यही आप? नहीं नहीं सम्मान बेटा, किन्नरों से ना ऐसे बेअदबी से बात नहीं करते हैं। क्या कहा माँ जी? सम्मान नाम है इसका? हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है तुझे मेरे नाम से? ओए बेशरम इंसान, तुम दोनों ने इतने मोटे मोटे कपड़े पहने हुए हैं और अपनी माँ को इस हालत में रखा है। तुम कौन होती हो हमारे घर के बीच में दखल देने वाली? चिंगारे, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, और तुम जैसों को सबक सिखाने का काम करती हूँ। खुद तो ठंड में इतने मोटे मोटे कपड़े पहने, क्या इनको सर्दी नहीं लग रही होगी? बोलो। माँ जी, ये लो आप शॉल ओढ़ो। दीदी, नाम है सम्मान, काम है इसके घटिया वाले। सही कह रहा है पहलवान। अरे इनके पास सब कुछ है, ये पहनती नहीं है तो मैं क्या करूं? बेटा लाके नहीं देना, पर झूठ तो मत बोल। चिंगारी जी, इसकी बीवी ने ना मेरे सारे गर्म कपड़े बर्तन वाले को दे दिए, एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा मेरे पास में। मैं मना करती रही, लेकिन इसने एक नहीं सुनी मेरी। वो मैं ओए हकलाना बंद करो। अरे बेशर्मो, तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आती कि एक बुजुर्ग माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो तुम लोग? अरे इन्होंने अपनी पूरी जवानी चला दी तुम लोगों को इस पोजीशन पर लाके खड़ा करने के लिए, और तेरा पति जो आजकल 2-4 पैसे कमा रहा है ना, इसी माँ की बदौलत कमा रहा है, और तू इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। सुमी, माँ क्या बोल रही है? तुमने ऐसा किया है माँ के साथ? अरे मैं समझा था माँ के पास है गर्म कपड़े, तुमने बर्तन वाली को दे दिए। अरे वो जी, मैं तो अरे बेशर्मो, सर्दी में तुम इस माँ से पानी का काम करा रहे हो। अरे माँ का दिल इतना कोमल होता है ना कि बच्चे कितना भी अत्याचार कर ले, लेकिन माँ उफ तक नहीं करती। हर बार सिर्फ दुआएं देती है, बस दुआएं नहीं निकालती। अरे माँ बाप तो वो फलदार वृक्ष होते हैं ना कि उनको ऊपर कितना ही पत्थर मार लो, कितने भी डंडे मार लो, लेकिन हर बार वो फल देते, फल, समझे? चिंगारी जी, मुझे नहीं पता था सुमी ने माँ के साथ ऐसा किया है। मुझे लगा था कि माँ के पास है गर्म कपड़े। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चिंगारी जी। सुमी, माफी मांगो माँ से अभी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए।
मैंने जानबूझ के आपके कपड़े बेचे थे, लेकिन चिंगारी जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, मैं ऐसी हालातों से बहुत बार गुजर चुकी हूँ। अब मुझे ना सर्दी और गर्मी का एहसास ही नहीं होता। नहीं माँ, हम अभी मार्केट जाएंगे और आपके लिए गर्म कपड़े खरीद कर लाएंगे। हाँ हाँ माँ, आप चलिए हमारे साथ। हाँ। और हाँ, मैं आऊंगी देखने। अगर तुम लोगों ने फिर दोबारा ऐसी हरकत की ना, तुम्हारे ये पहने हुए कपड़े ना उतार दिया ना, तो मेरा नाम चिंगारी नहीं, समझे? चल पहलवान, माँ जी आप इस शॉल को ओढ़े रहिए। चल पहलवान, हाँ दीदी। सुबह से देख रही हूँ ये दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ बैठे हैं, बड़े गुमसुम से लग रहे हैं। दीदी ठंडी का माहौल है, धूप सेंक रहे होंगे। नहीं पहलवान, कुछ तो बात है। चल तो। गाया पूरा दिन दीदी। ए चुप, चल चुपचाप। राम 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 राम। देखिए मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, बहुत देर से मैं देख रही हूँ कि आप लोग यहाँ बहुत गुमसुम से बैठे हैं। और आप लोगों के लिए बता दूं कि मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर कोई परेशानी है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका पूछने के लिए शुक्रिया। आप बैठिए। अरे नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी बता दीजिए, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊँ आप लोगों की। आप इतना पूछ ही रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। हमसे बहुत बड़ा एक पाप हो गया, जिसकी सजा हमें अब मिलने भी लग गई है। और ये सजा जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक कि हम दोनों मर नहीं जाते। अरे माँ जी ऐसा क्यों बोल रही हो? भगवान आपको और लंबी उम्र देगा। हाँ माँ जी, ऐसा मत बोलिए आप। बताइए मुझे। कैसे बताऊं चिंगारी जी, क्या बताऊं? हम लोग कैसे जी रहे हैं, मर मर के जी रहे हैं। अरे पूनम, अरे कहाँ हो भाई? अरे मेरी चाय तैयार है क्या? हाँ हाँ, मुझे पता है आपको आते ही चाय पीने की आदत है, इसलिए तुरंत बना के रखी थी। अरे वाह, कड़क बनाई है ना? ऐसे ही पीता हूं मैं। एक हफ्ते की सब्जी आ गई है, संभाल लेना। एक हफ्ते तक बोलना मत मुझे। सब्जी लाओ, सब्जी लाओ। नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। ठीक है। वो क्या बनाया था आज? पापा 20,000 रुपए दे दो। 20,000? किस लिए? कभी 20,000 दे दो, कभी 30,000 दे दो, कभी 50,000 दे दो। ये क्या लगा रखा है तूने? पापा क्या करना क्या नहीं करना ये बताना मैं आपको जरूरी नहीं समझता। मुझे 20,000 रुपए फटाफट दे दो आप। अरे तेरा मैंने कोई कर्जा ले रखा है क्या? जब आओ पैसे दे दो, पैसे दे दो, पैसे दे दो। आप कर्जा ले रखा है और आप दोनों कर्जदार हैं मेरे। जब तक आप दोनों जियोगे आप दोनों मेरी डिमांड इसी तरह पूरी करती रहोगे। कैसी बातें कर रहा है तू अपने पापा के साथ में? अरे तेरे जैसी औलाद से तो अच्छा है हमारी कोई औलाद ही ना होती। मैंने कहा था कि मुझे पैदा करो, पैदा तुम दोनों ने किया है तो अब झेलो। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, ना तो मैं कोई काम करूंगा और ना ही कोई नौकरी। जब तक तुम दोनों जिंदा हो मेरी डिमांड्स ऐसे ही पूरी करते रहोगे, समझ गए? अरे मैंने तेरे जैसा नीच बेटा आज तक नहीं देखा किसी के यहाँ पर। अरे तेरा नाम सुन रख के ना हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी। अरे तेरे जैसी औलाद अगर माता पिता का ध्यान ना रख सके ना तो ऐसी औलाद होने से बिल्कुल फायदा नहीं है। बंद करो ये ज्ञान, फटाफट 20,000 रुपए दो, मुझे जल्दी जाना है। नहीं है 20,000 रुपए हमारे पास, नहीं देंगे एक फूटी गोली भी तुझे। जाना है जा, जहां जाना चला जा। पापा पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। क्यों? तू लड़ाई झगड़ा करेगा हमसे, मारपीट करके पैसा लेगा? मैं इतना पागल नहीं हूं कि आपके साथ मारपीट करूंगा। मैं केस कर कर लीगल तरीके से आपसे पैसा लूंगा। क्या? केस? हाँ केस। तू हमारे ऊपर केस करेगा? केस करके पैसा लेगा? जी। हे भगवान, यही दिन देखना बाकी था। ऐसी औलाद पैदा की, इससे ना होती तो ज्यादा अच्छा था। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। तेरी जैसी औलाद
का ना होना ही अच्छा है। हम बिना औलाद के ही ठीक है। ये रोने धोने का ड्रामा बंद करो और फटाफट मुझे 20,000 रुपए दे दो। एक बात और सुन लो आप दोनों, जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता ना, आपको मेरी सारी डिमांड्स पूरी करनी पड़ेगी। फटाफट 20,000 रुपए दो मुझे जल्दी। दे दो जी इसे। ये लड़का हमारे हाथ से निकल गया, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। दे दो इसे। ले और लगा दे आज इसको भी। बस चिंगारी जी, यही हमारी दास्ता है। हम इस नालायक बेटे से बहुत परेशान हैं। अरे घर का चिराग ही घर को आग लगाने पर तुला हुआ है। और चिंगारी जी, इनका बैंक बैलेंस बिल्कुल खत्म हो गया है और उस बेशरम ने तो सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी है। अब देखो ना, नालायक से नालायक बेटा भी ऐसा नहीं कर सकता। क्या कर रहा है वो हमारे साथ? अरे हमारे ऊपर ही केस करना चाहता है वो। आपका वो बेटा घर पे मिलेगा? सवाल ही नहीं होता चिंगारी जी। देखिए, उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। उसका नंबर तो होगा ना? आप नंबर बताइए, पहलवान फोन दे। अरे छोड़िए ना चिंगारी जी आप। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? जब तक उसको सबक नहीं सिखाऊंगी ना, उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। नंबर बताइए आप। 97 111। हेलो, हेलो, स्वर्ण बोल रहे हो क्या? जी बोल रहा हूँ, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? वो बाद में बताऊंगी। तुम्हारे मम्मी पापा ने जहर खा लिया है। मंदिर के सामने उनकी बुरी स्थिति हो गई है। जल्दी आ जाओ तुम यहाँ पे। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी आओ। ठीक। अब तो आएगा ना? मुझे फोन आपने किया था? मेरे माँ बाप तो ठीक है, ये क्या भद्दा मजाक है आपका? चिंगारे, चिंगारे किन्नर कहते हैं मुझको। क्यों मारियो मुझे? तू बहुत बड़ा कानूनबाज बन गया क्या, जो अपने माँ बाप के ऊपर केस करेगा? अरे माँ बाप इसलिए पैदा करते हैं क्या कि बच्चा बड़ा होकर उनके ऊपर केस करे? देखो मुझे मारो मत, तुम्हें भी अंदर डलवा दूंगा और तुम्हारी जमानत तक नहीं होने दूंगा मैं। अरे पहले चिंगारी की अदालत का फैसला तो सुन ले तू। चिंगारी जी, इसे छोड़ दीजिए, हमारे तो नसीब ही खराब है। नहीं नहीं, इस कानून के पिल्ले को मैं सबक सिखाऊंगी। तो सुन ले कानून के पिल्ले, तेरे ऊपर इतनी धाराएं लगाऊंगी ना कि तू गिनता गिनता थक जाएगा, समझा? सबसे पहले लगाऊंगे अपने बुढ़े माँ बाप के साथ मारपीट करने का आरोप, दूसरा उनसे जबरन पैसा उठने का आरोप, उन्हें घर से बाहर निकालने का आरोप। पहलवान, मेरे फोन में सुप्रीम कोर्ट का जज सीना साना का नंबर होगा, फोन मिला तो उनको। ठीक है दीदी, लेकिन दीदी पहले थाने में लगा दें क्या फोन? इंस्पेक्टर धर्मेंद्र जी को, वो 2 लट्ठी मारेंगे फिर ले चलेंगे। एक काम कर, तू धर्मेंद्र जी को फोन मिला, बुला उनको। प्लीज इसको मना कीजिए ना। मम्मी पापा, इसको मना कीजिए ना, मुझे जेल नहीं जाना। मम्मी मुझे बहुत डर लगता है। पापा इसको मना कीजिए ना। क्यों बे, तेरी हेकड़ी निकल गई? अभी इतनी जल्दी निकल गई? जब तू अपने माँ बाप के ऊपर केस करने के लिए बोल रहा था तब तुझे समझ नहीं आया? दीदी, मेरे दोस्त ने कहा था अगर अपने माँ बाप को डराकर पैसे मांगेगा तो वो तेरे को हमेशा पैसे देंगे। बस इसी वजह से मैं उन लोगों को तंग करता था, सिर्फ पैसे की वजह से। अरे तुझे तो मरने के बाद भी नहीं माफ करेंगे हम। जा, दफा हो जा यहाँ से। चिंगारी जी, ले जाओ इसे जेल। सुन लिया तूने? आज के बाद तूने इनसे पैसा मांग लिया ना, जेल में डाल के इतना सड़ाऊंगी ना कि तू भी याद रखेगा। मैं दोस्तों के बहकाव में आ गया था। साले नीच कमीने हरामी, तू नीचता की सारी हदें पार कर दी। सुन बे, आज के बाद से 1 रुपया भी इनसे मांग लिया ना, जिंदा गाड़ दूंगी तुझे, समझा? माफ कर दी दीदी। माफी मुझसे नहीं, इनसे मांग। जा। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मम्मी मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं सब काम करूंगा, नौकरी भी करूंगा और आप लोगों की सेवा भी करूंगा। माफ कर दीजिए इसको, आप ही का बच्चा है। लेकिन आज के बाद से ऐसी हरकत करे ना तो मुझे एक फोन करना। यही 4 घर छोड़ के रहती हूँ, आके इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्का लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर इसका कल ठिकाने आ जाएगी। माफ कर दीजिए, ले जाइए इसको घर। जाइए भाई साहब, ले जाइए। चलो।
ये चिंगारी की चौपाल है, और चिंगारी की चौपाल में फैसला हमेशा निष्पक्ष लिया जाता है। यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी किया जाता है। यहाँ पे झूठ और फरेबी के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। बताइए देवदत्त जी, क्या परेशानी है आपकी? जी परेशानी मुझे अपने बेटों से नहीं है। हालांकि वो बात अलग है कि वो मुझे खर्चा नहीं देते, खाने को नहीं देते, लेकिन फिर भी मुझे शिकायत अपने बेटों से नहीं है। फिर परेशानी किससे है आपको? मुझे परेशानी अपने बेटों की माँ से है, यानी कि मेरी पत्नी से है मुझे परेशानी, जिन्होंने मेरे दोनों बेटों को अपने काबू में किया हुआ है और दोनों बेटे मेरे हाथ से निकल गए हैं। ना वो मुझे खर्चा देते हैं, ना मुझे खाने को देते हैं। तो क्या आप अपने पत्नी और बेटों के साथ नहीं रहते? नहीं नहीं, हम सब साथ ही रहते हैं, सारा परिवार साथ ही रहता है हमारा। अरे जब साथ में रहते हैं, साथ में खाना खाते हैं, फिर क्या दिक्कत है? अरे चिंगारी जी, हम साथ जरूर रहते हैं, पर साथ में ये मुझे खाना नहीं खिलाते। मुझे खुद बनाना पड़ता है या मैं बाहर से लेकर आता हूँ। देविका जी, ये क्या कह रहे हैं आपके पति? जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं? चिंगारी जी, इनको ना प्रॉब्लम इस बात से है कि मेरे दोनों बेटे जो भी कमाते हैं ना, वो सब मेरे हाथ में लाके रखते हैं। ये प्रॉब्लम है इनको। ये तो सही कहा आपने देविका जी, ये तो हर घर की कहानी है। अरे देवदत्त जी, जब भी बच्चे कुछ लेके आते अपनी माँ के हाथ में तो पकड़ाते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत तो यही है चिंगारी जी, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई दवा दारू सब कुछ तो उसका बाप देखता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कमा कर लाते हैं, तो पैसे माँ के हाथ में रखते हैं। तो क्या आपकी दोनों बहुएं भी आपको नहीं पूछती? अरे सारे घर में हमारी देविका जी का ही कब्जा है। चिंगारी जी, ये गलत बोल रहे हैं। इनको पैदा तो मैंने ही किया है ना। अरे कमा के तो मैं लाता था, मैंने बच्चों को इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी ब्याह सब कुछ मैंने किया है। चिंगारी जी आप बताओ, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? हाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ? चिंगारी जी, बच्चों को मैंने पाला, पैदा मैंने किया, और तुम्हें बुढ़ापे में अब क्या हो रहा है? हाँ, बुढ़ापे में मुझे क्या हो रहा है? अरे मेरी तो सारी जवानी लग गई, मैं तो बुढ़ा हो गया। अरे इनकी शादी ब्याह दवा दारू सब कुछ करता रहा मैं। चिंगारी जी, आप इनसे पूछिए ये चाहते क्या है। मैं चाहता हूँ जो 25 साल मैंने अपने बच्चों के लिए किया ना, अपनी सारी जवानी खराब की, अपनी सारी कमाई खराब की, वो मुझे ब्याज समेत चाहिए वापस। ब्याज समेत, मुझे ब्याज समेत वापस मिल गई तो ठीक है, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा। अरे पापा, आपने किया ही क्या है? हैं? जो भी किया है माँ ने किया है, और आप तो सुबह चले जाते थे ऑफिस। रात को 9-9 10-10 बजे आप वापस आते थे। सारा काम तो माँ देखती थी, इसलिए हम सारा पैसा अपना माँ को ही देंगे। हाँ, हमारी कमाई पे पहला हक माँ का ही है। वाह बेटा वाह, माँ की ममता तो नजर आ गई, लेकिन बाप की कुर्बानी नजर नहीं आई। चिंगारी जी, आप इनसे कहिए शांत हो जाएं। अरे इनका जितना भी खर्चा है ना, रहना खाना सब कुछ हम उठाएंगे। माँ ने बोल दिया तो हम इनका खर्चा उठाएंगे। हाँ चिंगारी जी, माँ की बात हम कभी नहीं टालते, माँ की एक एक बात को सच करेंगे हम। देख लिया चिंगारी जी, जो हक बाप को मिलना चाहिए वो हक माँ को मिल रहा है। जिस बाप ने अपनी सारी जिंदगी इस परिवार पर लगा दी, उसका क्या हाल कर रहे हैं ये लोग। अरे मैंने क्या नहीं किया इस परिवार के लिए? 3 पैंटें 3 शर्टें और 2 जोड़ी जूतों में पूरा साल निकालने वाले बाप को क्या सिला मिल रहा है? मुझे नहीं पता, मुझे मेरा हक चाहिए, भीख नहीं चाहिए, मुझे हक चाहिए, मुझे मेरा हक। देखिए देवदत्त जी, आपकी बातों में और आपका दलीलों में बहुत वजन है। एक बाप का पूरा जीवन ना परिवार के पालन पोषण के लिए बाहर ही गुजर जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं और बाप कमाने के निकलता है, तब बच्चे सोते हुए मिलते हैं, और रात को जब कमा के वापस आता है ना, तब भी बच्चे सोते हुए मिलते हैं। इस तरीके से बच्चों का पूरा प्यार ना अपनी माँ के प्रति आकर्षित हो जाता है, और बॉन्डिंग होती है माँ और बच्चों की हो जाती है। देखिए, इस तरीके से क्या होता है ना कि बाप का लगाव अपने बच्चों के प्रति नहीं हो पाता, ना ही बच्चे अपने बाप के प्रति उतना अटैचमेंट फील करते हैं। इसलिए माँ के प्रति लगाव होना लाजमी है। लेकिन अगर मैं आपकी बात से सहमत होकर एक बात बोलूँ ना, ये तो एक बाप के प्रति बहुत अन्याय की बात है, क्योंकि बाप ना अपने घर में ही एक अधूरा अधूरा सा फील करने लग जाता है, क्योंकि पूरी जवानी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लगा देता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, और जब वो एक्सपेक्टेशन में बच्चों का प्यार पाता है, तो बच्चों का लगाव तो माँ के प्रति रहता है ना, इसलिए अटैचमेंट और पूरी कमाई बच्चे अपने माँ के हाथों में ही देते हैं। लेकिन मैं फिर भी बात बोलूंगी, यह अन्याय है आप जैसे बापों के लिए। चिंगारी जी, एक बात है, क्या हम माँ का कोई योगदान नहीं होता? अरे हम बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखते हैं। है, इस बात का भी जवाब है। जब माँ अपने बच्चों को 9 महीने पेट में रखती है ना, तब पिता उस बच्चे को अपने दिमाग में रखता है।
क्योंकि पैदा होने के बाद भी ना पिता का अपना कर्म पूरा नहीं होता। उसकी पढ़ाई लिखाई खर्चा शादी ब्याह तक ये सब चीज उसके दिमाग में रहती है कि मेरा बच्चा कैसे बड़ा होगा, कैसे दुनिया में नाम रोशन करेगा, कैसे उसका पालन पोषण होगा, कैसे उसको अच्छी परवरिश मिलेगी। तो पिता का कर्तव्य ना कभी पूरा नहीं होता मरते दम तक। समझिए इस बात को। यही तो मैं चाहता हूँ चिंगारी जी कि बाप का दर्जा भी बराबर का होना चाहिए। देवदत्त जी, मैं आपकी बात से पूर्ण तरीके से सहमत हूँ। समाज में माँ बाप का दर्जा दोनों का बराबर होना चाहिए। और चिंगारी के चौपाल में ये फैसला सुना रही है चिंगारी कि आज के बाद से दोनों बच्चे अपनी कमाई का आधा हिस्सा अपनी माँ को देंगे और आधा हिस्सा अपने बाप को, ताकि छोटी छोटी बातों को लेके माँ बाप के बीच में नोकझोंक ना हो। और वैसे भी जो भी माँ बाप का है ना, कल को वो आप दोनों का ही होने वाला है। और ये पैसे सिर्फ इसलिए मांगते हैं ना, उड़ाने के लिए नहीं मांगते, ये सिर्फ अपने सम्मान के लिए मांगते हैं। समझे इस बात को। चिंगारी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे इसमें मेरी ही गलती है। मैं अपने बच्चों के प्यार में ये भूल गई कि बाप का दर्जा भी बराबर का ही होता है। अपने लिए प्यार ढूंढती रही और इनके प्रति इनका सोच बदलती रही। सही कह रही माँ। पापा हमें माफ कर दो। हम भूल गए थे कि माँ के साथ साथ आपको भी प्यार चाहिए। हमें माफ कर दो। हाँ पापा, माँ ने तो सिर्फ हमें गोदी में खिलाया है, आपने तो कंधों पर बिठाकर हमें पूरी दुनिया दिखाई है। अगर आप ना होते तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। हमें माफ कर दीजिए पापा। देवदत्त जी, फैसला तो हो गया, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। धन्यवाद चिंगारी जी। चलो बच्चों, चलो देविका, चलो फिर। खुश रहो, खुश रहो। बच्चों, आज तक मैंने तुम्हें ना गलत शिक्षा दी थी। आज के बाद ना मेरे से पहले अपने पापा का ध्यान रखना। चलो। मस्त। पहलवान, दूसरे आदमी को बुलाओ। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर का हाथ जब किसी गर्दन में पहुंच जाता है ना, तो इंसान यमलोक पहुंच जाता है। सालों को तो हरामजादो, तुमने क्या सोचा इन बुजुर्गों के साथ कोई नहीं है? ये चिंगारी का इलाका है और चिंगारी अपने इलाके की चौकीदार है। चौकीदार, चौकीदार। राधा, राधा जी। अरे वो मेरी बीपी की दवाई लेकर आओ जरा, बहुत घबराहट हो रही है। क्यों, आपने रात को दवाई नहीं ली थी? अरे कहाँ ली मैंने तुम्हें कहा तो था लेकर आने के लिए, लेकर नहीं आई क्या? अरे कैसे लेके आती जी, पैसे ही नहीं है। अरे पैसे क्यों नहीं है? किराया नहीं मिला क्या उनसे? नहीं जी, जब भी जाती हूँ ना उनसे मांगने के लिए कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। राहुल बोलता है मेरी बहन की शादी है, राजेश बोलता है कि मैं पैसे आते हैं गांव भेज देता हूँ। अरे ऐसे कैसे चलेगा? उनके किराए से ही तो हमारा घर चलता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ जी। वो दोनों आएंगे तो आप खुद पूछ लेना उनसे। आने दो इनको आज। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल। राजेश बेटा, एक मिनट रुकना। अरे भाई ये तुम लोग किराया क्यों नहीं दे रहे हो? बेटा तुम्हें पता है ना, हमारे घर का खर्च तुम्हारे किराए से ही चलता है। और ये क्या है? अंकल वो होटल से खाना पैक करा कर लाया था। होटल से खाना पैक करा के लाए थे? वाह, किराया दिया नहीं जा रहा और खाना होटल से पैक करा के ला रहे हो। अरे अंकल दे देंगे किराया, हम भागे थोड़ी जा रहे हैं। और ये क्या बात हुई अंकल, खाना होटल से ला रहे हैं? अब जब हमारे घर में कोई नहीं है बनाने वाला तो खाना होटल से ही तो लेके आएंगे ना। कमाल की बात कर रहे हो यार, पैसे दिए नहीं जा रहे किराए के और खाना होटल से आ रहा है। इसका मतलब पैसे हैं ना तुम्हारे पास, किराया दो ना हमारा। तो अंकल आप क्या चाहते हैं, हमसे कमरा खाली करा लेंगे क्या आप? देखिए अंकल, कमरा वमरा हम खाली करने वाले नहीं है। अरे क्या बोल रहे हो तुम? अरे 2 दिन के अंदर अंदर मुझे किराया मिल जाना चाहिए, नहीं तो कमरे में ताला लगा दूंगा मैं। अच्छा जी, आप हमसे कमरा ऐसे खाली करा लेंगे? देखते हैं हम भी कमरा कैसे खाली। देखिए अंकल, कानूनबाजी तो आप करिए मत। 2 दिन के अंदर पूरे घर पे कब्जा कर लेंगे और आप ही को घर से बाहर निकाल देंगे हम। क्या कहा? तुम मकान पे कब्जा करोगे? अरे हम मकान मालिक हैं। आंटी लगता है तुम्हारा जिंदगी से मन भर गया है। दोनों को काट कर ऐसी जगह दफनाऊंगा ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और आंटी जी,
हम दोनों ने यहाँ पे कमरा इसलिए लिया था क्योंकि आप दोनों का इस दुनिया में कोई है तो नहीं। और हाँ, जब तक हमारा मन करेगा इस घर में रहेंगे बिना किराए दिए। ठीक है, समझ गए? चल भाई। हे भगवान, हमने किन गुंडों को अपना मकान किराए पर दे दिया? शरीफों के लिए शीतलू, हरामियों के लिए अंगारा, और तुम जैसे घर के भेजियों के लिए वो मैं सैलाब की धारा। चिंगारे चिंगारे किन्नर कहते हैं मुझको, समझे? अंकल जी क्यों परेशान कर रहे थे दोनों? अरे इन्होंने हमारा मकान किराए पे लिया हुआ है, किराया हमें दे नहीं रहे। इनके किराए से ही हमारे घर का गुजर बसर चलता है और कब्जा करने की धमकियां देते हैं। ये मत भूलो, जहाँ पे रावण है वहां पे राम है, और जहाँ पे कंस है ना वहां पे कृष्ण है, और जहाँ पे तुम जैसा हरामी है ना वहां पे एक चिंगारी है, समझे? चिंगारी जी, ये लोग ना हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये मकान मालिक है और हम किराएदार हैं। समझ में नहीं आ रहा हम बुढ़िया बुड्ढे कहाँ जाए। अच्छा, तुम लोगों का जोर इन बुचूरों पे चलता है क्या? हमें तो चिंगारी को हाथ लगा के दिखाओ और चुपचाप किराया इनको दे दो, और कल का कल मकान खाली कर देना, वरना तुम दोनों का जीना हराम कर दूंगी मैं, समझे? किराया दो, निकाल किराया निकाल। गिन मत, पूरा पैसा देंगे। ये लीजिए अंकल जी। वो तो आपने सारा दे पूरा दूंगी मैं, चुपचाप ना कल के कल सामान बांध के अपना यहाँ से मकान खाली कर देना, समझे? निकलो। धन्यवाद चिंगारी जी। अरे अंकल जी, इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। इन जैसे हरामियों से कैसे निपटना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। और आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग आराम से रहिएगा। आगे से कोई भी ऐसा हरामी मिले ना मुझे बताइएगा, मैं इन लोगों को सुधार दूंगी अच्छे से। आज अगर आप नहीं आते तो हम क्या करते, हमारा क्या होता? अरे वो तो शुक्र मनाइए, मैं नीचे से गुजर रही थी, ऊपर देखी इतनी आवाजें आ रही थी, इसलिए मैं आके देखी और फिर इन लोगों का काम तमाम कर दिया मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद चिंगारी जी आपका। अरे आप लोग हमेशा खुश रहिए। चलते। पहलवान, हाँ दीदी। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, लोग एक दिन जल जाने के लिए सारी जिंदगी एक दूसरे से क्यों जलते रहते हैं? दीदी ये भसूड़ी का समुंदर इतना गहरा हमारे समझ में नहीं आने वाला। पहलवान, हाँ दीदी। तेरी समझ में ना आए लेकिन तेरी चिंगारी दी के समझ में सब कुछ आ रहा है। क्या ही कर रहे हो दीदी? पहलवान। हाँ दीदी। ये लड़की कुछ परेशान सी लग रही है। सही कह रही हो दीदी। दिखने में तो अच्छी घर की लग रही है। तो हाँ बेटा, हाँ हाँ तुम इधर आना। अरे इधर आओ तो। क्या बात है, प्यास लगी है? क्या बात है बेटा, कुछ परेशान सी लग रही है? अरे क्या बात है बेटा, रो क्यों रही है? बताओ कोई परेशानी है तो? कहाँ से आई हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम वंदना है और मैं गया जिला से आई हूँ। यहाँ कौन रहता है? किसके पास आई हो? बेटा बता ना, तू यहाँ किसके पास आई है? और देख घबरा मत, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नत। अगर तुझे कोई परेशानी हो ना तो बता, मैं तेरी जरूर हेल्प करूंगी। बता मुझे। दीदी, मैंने अपने ही हाथों अपनी खुशियों की चिता में आग लगा दी। क्या मतलब? मैं एक शादीशुदा हूँ और शादी से पहले एक लड़के से मेरा अफेयर था। वो अफेयर शादी के बाद तक चलता रहा, लेकिन
मेरे पति वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मुझे अपनी पलकों की छाव में रखते हैं। लेकिन तुझे अपने बॉयफ्रेंड की चिकनी चुपड़ी बातें अच्छी लगती होंगी, उसका प्यार अच्छा लगता होगा, यही ना? हाँ दीदी। फिर क्या हुआ? फिर मैं अपना घर परिवार, अपना ससुराल छोड़ के उस लड़के के साथ इस शहर में आ गई। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। झूठ तो नहीं बोलोगे? अरे झूठ की बोलूंगा मैं। वरुण, हाँ मैं तुम्हारे लिए अपना घर परिवार, माँ बाप, ससुराल वाले, यहाँ तक कि अपने पति को भी छोड़कर इतनी दूर आ गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती वरुण, तुम मुझे धोखा मत देना। इस दुनिया के भीड़ में मुझे अकेला मत छोड़ना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी वरुण। सच में वरुण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वंदना, तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी आंखें खुले और तुम्हारा चेहरा नजर ना आए तो मैं पागल हो जाता हूँ। दिल की धड़कनें धीमे पड़ने लगती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और तुम कह रही हो कि मैं छोड़ दूंगा? सच वरुण? अरे पागल, तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो। हम शादी कब कर रहे हैं? शादी भी कर लेंगे, अभी जल्दी ही क्या है, अभी अभी तो इस शहर में आए हैं। और वैसे भी अपने दोस्त से मैं बोला हूँ घर किराए के लिए, जैसे ही घर मिल जाएगा हम लोग होटल से निकल जाएंगे, फिर हम लोग शादी कर लेंगे। पक्का? अरे हाँ पक्का। आई लव यू वरुण। आई लव यू टू वंदना। वरुण, 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 ये कहाँ गया? ये कहाँ चला गया? बाथरूम में होगा शायद, देखती हूँ। वरुण, अरे ये तो यहाँ भी नहीं है, ये कहाँ चला गया? शायद बाहर होगा। वरुण, यहाँ भी नहीं है, कहाँ चला गया? फोन लगाती हूँ। मेरा फोन, फोन भी नहीं है। बैग, वरुण, मेरा बैग फोन सब लेके चला गया, लगता है भाग गया। वरुण, वरुण, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। वरुण, तुमने मुझे धोखा दे दिया। वरुण, तुम मुझसे झूठ बोल गए, तुमने मुझे धोखा दे दिया वरुण। दीदी, जब मैं सुबह सो के उठी तो वो मुझे छोड़ के भाग गया, मुझे धोखा दे दिया दीदी उसने। अब तो मैं ना अपने माँ बाप के घर जा सकती हूँ, ना ही अपने पति के घर। मैं कहीं की नहीं रही रूबू। बेटा, लोग तो पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन तूने तो अपना पैर ही कुल्हाड़ी पे दे मारा है, और ऐसा मारा है ना जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। जो औरतें शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी गैर मर्द से संबंध रखती है ना, उनकी सिर्फ एक ही मंजिल होती है, जहां तू खड़ी है, समझी? अरे पति कितना भी बुरा हो, कितना भी डांटता हो, कितना भी मारता हो ना, तो बीवियों के नखरे सिर्फ पति उठाता है। जिन औरतों की मांग में सिंदूर होता है ना, तो सिंदूर उसका सुरक्षा कवच होता है। किसी भी दुष्ट हरामी की कोई भी औकात नहीं होती कि उस औरत की तरफ नजर में उठा के देख ले। और तूने ऐसे पति का साथ छोड़ दिया जो तुझे इतना प्यार करता था, तुझे पल को बिठा के रखता था, वो भी ऐसे धोखेबाज के लिए जिसका काम ही धोखा देना है। बोल। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
मुझे रास्ता दिखाओ दीदी, मेरी मदद करो। रास्ता दिखाओ? रास्ता तो खुद भटकी है ना तू, क्या रास्ता दिखाऊं मैं? दीदी ये लड़की जब मुसीबत में है तो मदद कर दो ना दीदी। अरे क्या करूं पहलवान, मेरा तो काम ही सबकी मदद करना है ना, यही तो ठेका ले रखा है मैंने। और ये कैसी औरत है, शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी गैर मर्द से मत रखी थी? बोल, ये सही है कहीं पे भी? देख बेटा, गलत तो तूने किया है और तुझे इसकी सजा मिलनी भी चाहिए। मैं चाहूं ना तेरे पिछवाड़े में अभी ढक्कन लगा दूं, लेकिन नहीं, तूने अपने पति का भरोसा तोड़ा है। अब वही जो चाहे ना वही करेगा। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे पति से और तेरे माँ बाप से और तेरे सास ससुर से मैं बात करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर उन लोगों ने तुझे अपना लिया और दोबारा तूने ऐसी हरकत की ना, तो ढूंढ के मैं ही तेरे ढक्कन लगाऊंगी, समझी? दीदी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अपने पति और उनके प्यार को अच्छी तरीके से समझ गई हूँ। मुझे समझ में आ गया कि पति और परिवार से बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में। उनकी खुशियों का मैं ख्याल रखूंगी दीदी, और इस सिंदूर की लाज बना के रखूंगी। मुझे माफ कर दो दीदी। चल तू परेशान मत हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, पति से बड़ा कोई भी नहीं होता। ये 2-4 दिन के प्यार के लिए ना अपने जन्मों का पति कभी नहीं छोड़ा जाता। पति कितना ही बुरा होता है ना बेटा, जब पत्नी की जरूरत पड़ती है ना तो पति खड़ा होता है। हर सुख दुख में, हर ऊंची नीच में, हर गलत सही में पति खड़ा रहेगा और कोई खड़ा नहीं होता। चल मेरे साथ चल, चल पहलवान। थैंक यू दीदी। मूंगफली उठा ले। पहलवान। हाँ दीदी। ये तो शिवा है ना, जो सोसाइटी के बाहर वाले फ्लैट में अपनी पत्नी के साथ रहता है? हाँ दीदी लग तो रहा, लेकिन ये जंगल की ओर क्यों जा रहा है? हाँ पहलवान, हाथ में रस्सी और चेहरे पे उदासी। चल तो, कहीं इससे पहले कुछ अनहोनी ना हो जाए। चल तो जल्दी चल चल। शिवा, 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 क्या हुआ बेटा? ये चमकते हुए चेहरे पे उदासी और ये आंखों में आंसू क्यों? हाँ भैया बताओ ना, ये चेहरा लोगों को हंसाने वाला और आंखों में आंसू। और ये तू रस्सियाँ क्या करने जा रहा था? बोल ना। दीदी मुझे नहीं जीना है, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया हूँ दीदी। अरे बेटा, ऐसी क्या बात हो गई है? तूने हिम्मत को छोड़ दिया है बाबू, बोल ना। नहीं दीदी, मुझे अब नहीं जीना है दीदी। देख मैं 2 झापड़ लगाऊंगी, बता मुझे। भैया बताओ ना, करने जा रहे थे क्या? हैं? तू सुसाइड करने जा रहा था? सुसाइड करने जा रहा था तू? अरे बेटा, जब माँ बाप 25 साल के होते हैं ना तो अपने बच्चे को पैदा करते हैं। जब माँ बाप की उम्र 50 साल पहुंच जाती है ना तब बच्चा 25 साल का होता है। अरे उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, 2 पैसे कमाने काबिल करते हैं। और वही बेटा जब माँ बाप की उम्र 50 साल पहुंच जाती है तो उनको ठोकर मार के मौत को गले लगाने जाते हैं। बता, ये सब सुनेंगे तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? अरे वो तो जीते जी मर जाएंगे ना। भैया समझ में आया दीदी का गणित, बता दो क्यों मरना चाहते हो? बता मुझे, तू सुसाइड क्यों करना चाहता है? जल्दी बता मुझे। दीदी मैं अपने घर वाली से तंग आ चुका हूँ, उसके बढ़ती हुई बेशर्मी से। देख तू परेशान मत हो, तू चुप रह। तू बता क्या हुआ, मुझे साफ साफ बता। तेरी चिंगारी दीदी है ना, तू बोल, बता। दीदी मुझे नहीं जीना है अब। देख शिवा, ऐसे नहीं बोलते। भगवान ने जिंदगी दी है ना तो मुसीबतों से सामना करना चाहिए। ऐसे बुज़दिलों की तरफ सुसाइड नहीं किया जाता। और तुझे बात तो बता, क्या बात हुई है? मैं हूं ना, हर मुसीबत से तुझे निकाल के दम लूंगी। तू बता मुझे क्या बात है? दीदी मैं अपने रात के 12 बज गए हैं और सपना का भी अता पता ही नहीं है। काश मेरे माँ बाप ने दहेज का लालच ना किया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। क्या करूं मैं इस औरत का, क्या करूं मैं? अरे शिवा, तुम अभी तक सोए नहीं? जिसकी बीवी रात रात भर बाहर रहे उसके पति को नींद कैसे आ सकती है? तो एक काम करो, नींद की गोली खा के आराम से सो जाया करो, क्योंकि तुम्हारी जो ये बीबी है ना वो तो सुधरने वाली है नहीं। देखो सपना, मेरी शराफत का फायदा मत उठाओ। क्या करोगे? मुझ पे चिल्लाओगे
मारोगे, घर से निकालोगे? देखो मिस्टर, तुम जो ये गलत फहमी पाल रखे हो ना कि मुझे कंट्रोल कर लोगे, उसके बारे में सोचना भी मत। आखिर तुम क्या चाहती हो? मैं आजादी चाहती हूँ, आजादी। इस घर से, तुमसे, इस रीति रिवाज से, इस परंपराओं से मैं थक गई हूँ। जब आजादी ही चाहिए थी तो क्यों की मुझसे शादी? अच्छे खासे जिंदगी में जहर घोल दिया मेरे। ये शादी एक समझौता है, एक सौदा जो मेरे माँ बाप ने तुम्हारे माँ बाप से किया था, पूरे 50 लाख रुपए में। 50 लाख रुपए में उन्होंने एक खिलौना खरीद के दिया था मुझे, जिससे मेरा मन भर गया है। अब मेरा मन ना किसी बाहर के खिलौना में लग गया है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा सपना। दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है, तुम्हारा खराब हो गया है। और हाँ, ये रोज रोज के टोका टोकी बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी ये जो सपना है ना, वो सुधरने वाली है नहीं। समझ गए? हेलो, हाँ जानो, हाँ मैं अभी आ रही हूँ, बस ड्रेस चेंज कर लूं। अरे हाँ यार, तुरंत आती हूँ, तुम टेंशन मत करो, बाय। दीदी अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूं दीदी। ऐसे जिल्लत भरी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मुझे नहीं जीना है दीदी। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया बात बोली तूने। ये क्या है? मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मेरी बीवी गलत सोहबत में पड़ गई है, मेरे बस में बाहर हो चुके हैं, उसके बाहरी लोग से नाजायज संबंध है। मैं अपनी बीवी को बेवफाई के कारण आत्महत्या करने जा रहा हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा फैसला लिया तूने, बहुत अच्छा। अरे तू तो मर्द कहने लायक नहीं है। अरे बुज़दिलों की तरह एक औरत से तू हार मान के अपनी जिंदगी को हारने चला तू। बोल दीदी आप ही बताइए मैं क्या करूं? उस बिगड़ैल औरत के नाक में कैसे दम करूंगा? अरे पागल, उसको घर से धक्का मार के बाहर निकाल। अरे तेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी वो। जाके पुलिस वाले को तो लिखित कंप्लेंट दे, सारी डिटेल, सारी प्रूफ दे उसके खिलाफ। फिर देखना वो बेलगाम घोड़ी कैसे लगाम में आती है। उसको जाके बता कि तू मर्द है, चूड़ियां पहन के आत्महत्या करने के लिए नहीं बना। उसके चूड़ी वाले हाथ मरोड़ के ना उसको एहसास दिला कि तू मर्द है, तू मर्द है, मर्द है, समझा? सही कहा दीदी आपने। आप मेरे अंदर सोए हुए मर्द को जगा दी है। अब देखिए मैं कैसे उसे मजा चखाता हूँ। देख, उसके बावजूद भी वो बेलगाम घोड़ी लगाम में ना आए ना, तो तेरी चिंगारी दीदी है, चिंगारी दीदी को बहुत अच्छे से पता है कि उसको लगाम कैसे लगाना है, समझा? थैंक यू दीदी। चल 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 पहलवान। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, मुझे इतनी अचानक क्यों बुलाया? किसी काम से मैं जा रही थी, लेकिन फिर सोचा कि समाज से काम सबसे पहले है, मेरा काम तो बाद में होता रहेगा। बताओ क्यों बुलाया? क्या है ना दीदी, मैं ना अपने घर वालों से परेशान हो गई हूँ और हम लोग यहाँ रहना नहीं चाहते। परेशान हो गई हूँ, रहना नहीं चाहते? क्या मतलब? अब क्या बताऊँ दीदी, ये जो मेरी जेठानी जी है ना, वो मुझे पसंद नहीं करती। वो मेरे खिलाफ मेरी सास के कान भरती रहती है। वैसे तो शादी से पहले अच्छी खासी थी, घर में सबसे मिलजुल के रहना, सबसे बात करना, हर काम में हेल्प करना सास की, बड़े अच्छे से रिश्ता निभाया उन्होंने। पता नहीं हमारी शादी के बाद उनको मुझसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या दिक्कत है, कुछ नहीं कहती, बस मेरे खिलाफ मेरी सास के कान भरती है और मेरी सास मुझसे नफरत करती है। देख सीमा, जितना मैं तुम्हारे सास ससुर को जानती हूँ ना, पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छा परिवार गिना जाता है ये। और तेरी जेठानी से भी मैं मिल चुकी हूँ, कितनी बार मैं तो इस घर में आई हूँ, और देखूँ ऐसी तो नहीं लगती मुझे वो। क्या है ना दीदी, दूर के ढोल बड़ा सुहावा लगता है, वही हाल है हमारे दीदी जी का। देख सीमा, मुझे लगता है तुम दोनों कोई गलत फहमी हुई है। नहीं नहीं दीदी, सीमा सही बोल रही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ नहीं रहने की एक कोई खास वजह है कोई? सबसे बड़ी खास वजह ये है दीदी, आपसी तालमेल। हमारी आपसी तालमेल ही नहीं बैठती, ये घर कभी एक हो ही नहीं सकता। देख सीमा, तेरी शादी को हुए अभी 1.5 साल हुए हैं, ठीक है, और वो यहाँ पे 8 साल से रह रही है, 8 साल से इस घर की सेवा कर रही है। पहले ये जो घर इतना बड़ा दिख रहा है ना, इतना था नहीं, एक छोटी मोटी टूटी फूटी झोपड़ी थी, लेकिन उसी औरत ने इस घर को सजा के इतना बड़ा किया है। तो ऐसे मत बोल, कोई गलतफहमी हुई होगी तुझे।
माना दीदी कि 8 साल से इस घर को उन्होंने सजा के रखा, लेकिन 1.5 साल से जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझसे नफरत करती है वो। कोई तो ऐसी वजह है, ना वो बताती है ना कहती है, कुछ नहीं समझ में आता दीदी। देख सीमा, परेशान मत हो, ठीक है ना। और देख, वो तेरी जेठानी है, जेठानी एक बड़ी बहन जैसी होती है, तू उससे छोटी है, देवरानी है तू उसकी। अगर ठीक है, अगर मुझे देख, जहां तक मुझे पता है घर परिवार के जो मसले लड़ाई झगड़े के होते हैं ना, वो सिर्फ कामकाज को लेके होते हैं। और ठीक है, वो बड़ी है, देख उसने 8 साल इस घर में काम किया है, सास ससुर की सेवा की है। तेरे आने के बाद उसकी भी तो कुछ उम्मीद होगी ना कि मेरी देवरानी आई तो मेरा हाथ बटाएगी, थोड़ा सा मुझे काम से रिलैक्स मिलेगा। तो 2% तू ज्यादा काम उससे कर लेगी तो क्या बुरा है। देख, तू उसकी छोटी बहन भी बन के रह सकती है, उसको बड़ी बहन तो मान सकती है। तू और वो एक बहन की तरह क्यों नहीं रहते हैं? चिंगारी दीदी, मैं भी यही चाहती हूँ, पर जेठानी मुझसे बात नहीं करती, मुझसे बताती ही नहीं है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। मुझे तो ये लगता है कि हमारा रहना उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता। देख बेटा, मेरा तजुर्बा ये बोलता है ना कि जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, समझे। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप है तुम्हारे ना, तुम्हारे सास ससुर हुए, देख उनका भी कुछ तजुर्बा है, तभी वो परिवार को संगठित करके अभी तक चला रहे हैं। पर एक बात सोच, ये 2 भाई हैं, है ना, ये एक ही कोख की पैदाइश है, दोनों भाइयों में एक ही माँ का खून है, लेकिन तुम दोनों अलग अलग घर से आई हो, एक खून तो है नहीं तुम दोनों में। अरे तुम दोनों मिलके आपसी तालमेल बनाने की कोशिश करोगी ना, तो ये भाई तो अपने आप ही एक ही खून के एक हो जाएंगे। तुम लोग कम से कम कोशिश करो बैठ के बात करने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, हम छोटी सी बात को इतना बड़ा साबित कर देते, बस यही प्रॉब्लम है। जो बात अगर छोटी सी है वो बड़ी हो रही है, बड़ा होने से पहले उसको रोक दो, क्या दिक्कत है। अरे उससे जाके तू बात कर लेगी तो छोटी तो नहीं हो जाएगी ना, तो छोटी ही है, समझे ना। हमेशा ना इंसान अपने व्यवहार से बड़ा होता है, उम्र से बड़ा छोटा कोई भी नहीं होता। देख, और तुझे लगता है ना कि उसमें कोई गलती है तो तू जाके बता दे, क्या दिक्कत है। अरे लड़ने झगड़ने से बढ़िया है ना मैं एक दूसरे गलतियां बताएं, गलतियां बताने से ही तो इंसान गलतियां अपनी सुधारता है ना, है। अगर तुम दोनों आपसी तालमेल बना के रखोगे, तुम्हारे सास ससुर को कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे, एक दूसरे के पास बैठोगे नहीं, एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजारोगे, तो यार पूरा घर परिवार ना टेंशन के माहौल में जिएगा। अरे एक बात बता, मान ले तू चली गई, अकेले रहने लग गए तुम दोनों, इसकी सैलरी कितनी है? 25,000 रुपए ना। तुझे लगता है 25,000 में पूरा घर का खर्चा चला सकता है, सेविंग कर सकता है? नहीं बेटा, आज के समय में 25,000 में कुछ भी नहीं होता है। तो जोश में आके कोई भी फैसला मत लो, समझे इस बात को। हमेशा ना ठोक बजा के कोई डिसीजन लेना चाहिए। ये नहीं कि घर में लड़ाई हो गई, तू मैं हो गए, बर्तन बच गए तो हम यहाँ से चले जाते हैं। चले जाना ही कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और अगर जाना होता सबसे पहले तुम्हारे सास ससुर को यहाँ से जाना चाहिए ना, वो तो अपने कर्तव्य मुक्त हो गए, दोनों बच्चों की शादी कर दी, दोनों बच्चों के बहुएं लेके आ गए घर में। अब बताओ, अरे तुम लोग की चिक से वो भी तो परेशान हो रहे होंगे ना। एक बात हो, बुढ़ापे में उनकी क्या गलती है? कल को तुम भी बड़े होगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, घर परिवार बढ़ेगा। अब ये सब चीजें होती रहेंगी तो हर परिवार एक एक बंदा अपना परिवार लेकर अलग हो जाएगा। ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है बेटा। तू तो समझदार है ना, देख तेरी 1.5 साल हो गई शादी, तू इस घर की पैदाइश है, तू छोटे से इतना बड़ा हुआ है, तू अपने भाई को जानता है, अपने माँ बाप को जानता है, अपनी भाभी को अच्छे से जानता है। ये तो कम जानती है ना, ये तो 1.5 साल से आई है। तू समझा इसको, बता इसको तेरी भाभी ने कितना सेक्रीफाइस किया तेरे लिए, तेरे माँ बाप ने कितना किया, तेरे भैया ने तेरे पढ़ाई लिखाई में कितना खर्चा किया है। अब इस तरीके से अलग हो जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप क्या बीतेगी? कभी सोचा बेटा? कोई भी डिसीजन लेने पहले एहसास करो कि हम उस सिचुएशन में खुद को रख के अपने आप को कंसीडर करो कि हम उस सिचुएशन में होते तो हमें कैसा लगेगा। छोटी मोटी लड़ाइयां ना बातों से सुलझ जाती है। एक कहावत सुनी है ना, बड़े बड़े युद्ध टेबल पे बैठ के फैसले ले जाते हैं उसके, मतलब वार्ताएं से ही कोई चीजों का सोल्यूशन निकलता है। सही बात है दीदी, समझे इस बात को। तो ये सब चीजें मत करो, और ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी जेठानी से भी बात करूंगी, ठीक है ना। परेशान मत रहा करो। अरे कोई गलती होती है तुरंत जाकर सॉरी बोल दो, क्या दिक्कत है? सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता है, उसका औहदा और बड़ा हो जाता है। ये मत सोचो कि नहीं भी हमने गलती नहीं की है तो भाई क्या सॉरी क्यों बोले। ठीक है, आप ठीक कह रही दीदी, मैं आपकी इस बात पे अमल करती हूँ। आगे से तुम दोनों के दिमाग में ये सब नहीं आना चाहिए यहाँ से जाने के लिए, बहुत गलत कभी है ना। नहीं आएगा दीदी, कभी ठीक नहीं है, अच्छे से बात करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी मैं तेरी जेठानी को समझा दूंगी, हाँ दीदी, ठीक है ना। एक बार उनसे बात कर लीजिए आप। हाँ मैं कर लूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ, कुछ जरूरी काम से मुझे जाना है। लेकिन हाँ, मैं कभी दोबारा ना सुन लो कि घर छोड़ के तुम लोग जाने की प्लानिंग कर रहे हो। नहीं दीदी, ठीक है? बिल्कुल कभी नहीं दीदी। खुश रहो तुम। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। खुश रहो।
थैंक गॉड, बड़ी मुश्किल से ये दोनों गए हैं। हाँ यार, अब घर में शांति लग रही है, नहीं तो ये दोनों तो सर में दर्द करके रखे हुए थे। संजय, तुम्हारी माँ तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी, कह रही साथ लेके चलो घर। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आई हूँ। हाँ यार, अब एक बढ़िया सी चाय बना दो ताकि सर का दर्द मिट जाए। अच्छा, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे घर में कोई है क्या? अरे भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। नए साल की बधाई लेने आई है चिंगारी। हाँ हाँ, आइए ना, आपका कदम तो बहुत शुभ है हमारे लिए। और वैसे भी हम लोग बहुत खुश हैं आज। बहुत से ऐसे कम घर देखे मैंने जहाँ पे ऐसे खुशियां दिखती हैं। बात ही इतनी खुशी की है कि छुपाई नहीं जा रही मुझसे। फिर तो चिंगारी मुंह मांगी बधाई लेके जाएगी। हाँ, लेकिन ये तो बताओ बात कौन सी है खुशी वाली, मैं भी तो जानूं। वो कह रहा हम लोग बहुत परेशान थे। किससे परेशान थे भाई, ये बताओ जरा। अरे अपने माँ बाप से परेशान थे यार। दोनों से परेशान हो गए थे, झूठ बोलकर, बहाने बनाकर वृद्धाश्रम में छोड़ कर आई हूँ। बुढ़िया तो पीछे पड़ गई थी, साथ लेके चल, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाई हूँ। हाँ दीदी, अभी जाके मन में और घर में शांति आई है। रोज की किचकिच, यहाँ मत जा, ये मत कर, वो मत कर। बाप रे बाप, इतना परेशान। बड़ा आराम मिल रहा है आपको। हाँ दीदी, इनमें उनका कोई कसूर नहीं है। बुढ़ापे में सबका दिमाग सठिया जाता है, उनका दिमाग भी रेगिस्तान हो गया है। ओए, उम्र के इस पड़ाव में सबको उस तपते रेगिस्तान से गुजरना पड़ता है। और सुन, ये तेरी जवानी की हरियाली हमेशा बरकरार रहेगी, ये मत सोचना। अरे उनको तो बुढ़ापे में वृद्धाश्रम मिल गया, लेकिन तुम लोगों को वो भी नसीब नहीं होगी, समझे? दीदी, ये कैसे इंसान है, अपने माँ बाप को आश्रम में छोड़ के यहाँ खुशी मना रहे हैं। सुनो, बधाई लेने आई हो, बधाई लेके जाओ, ज्ञान की गंगा मत बहाओ। संजय, इन्हें पैसे दो और इनको विदा करो। हाँ हाँ हाँ, देता हूँ। ये लो, तुम भी क्या याद रखोगी, किसी दिलदार से पाला पड़ा है। तेरे जैसे दलित भिखारियों से बधाई लेके मुझे नरक में नहीं जाना। और सुन दे चिंगारी, तू जैसे भिखारियों घर ना अपनी जूती भी नहीं उतारती, समझे? ओए, बड़ी तेवर दिखारी है, सब जगह भीख तो मांगती फिरती है। ओए लाल परी, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर चाहे ना घर के साथ साथ तुम दोनों को भी खरीद सकती है, समझे? और वो हर इंसान और हर औलाद दुश्मन है जो माँ बाप की सेवा नहीं करता, उनकी इज्जत नहीं करता। अरे जिस माँ बाप ने तुझे पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, हर वो चीज खिलाई जिससे तुम्हारा शरीर चल सके, उन्हीं माँ बाप को तुम लोग वृद्धाश्रम छोड़ के यहाँ खुशियां मना रहे हो। और तू बे, जब तुझे डोली से उतारा होगा ना उस औरत ने, तो कितनी खुश हुई होगी, हर मोहल्ले में मिठाई बंटवाई होगी, नाची होगी, गाई होगी। उसको क्या पता था कि वही उसकी बहू उसके लिए काल कोठरी का इंतजाम कर रही है। याद रखना, एक दिन तुम दोनों भी सास ससुर बनोगे। और दुनिया बहुत गोल है। आज जो तुम अपने माँ बाप के साथ तुम लोगों ने किया है ना, याद रखना वो कल तुम लोग की औलाद तुम्हारे साथ करेगी, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। सॉरी चिंगारी दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपकी बातों से ये एहसास हुआ कि हम बहुत बड़ी भूल कर रहे थे। जो पेड़ फल देना बंद कर दे पर उसकी छाया हमेशा बरकरार रहती है, ये हमें एहसास हो गया। माफ कर दो चिंगारी दीदी, मैं भूल गया था कि घर में बुजुर्गों का होना भगवान का एहसास दिलाता है। अरे थोड़ी सी भी गैरत है ना, तो जाके उनको वृद्धाश्रम से वापस लेके आओ और माफी मांगो उनसे, और जिंदगी भर उनकी सेवा करो, समझे? चल पहलवान।